जय हिंद दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल जीके करोगी में। मेरा नाम है अविनाश कुमार और आज मैं आप लोगों को जो मुख्य टॉपिक में पढ़ाने जा रहा हूँ उसका नाम है प्रागैतिहासिक काल। तो यहाँ पे जो प्रागैतिहासिक काल है, यहाँ से ये टॉपिक आज जो है ल्यूसेंट का हम खत्म कर देंगे और अच्छे से समझाएंगे आपको। यहाँ पे लिखा है प्रागैतिहासिक काल जो है, इसका अंग्रेजी में मतलब होता है प्री हिस्टोरिक पीरियड। इसको याद कैसे कीजिएगा, प्रागैतिहासिक। प्रागैतिहासिक तो इसको ऐसे याद रखिएगा कि प्रो से प्राचीन, प्रो से प्राचीन, प्राचीन, प्राचीन। तो यदि आप प्राचीन समय में अगर आप जाइएगा, बहुत पहले आप जाइएगा, प्राचीन समय में यदि आप जाइएगा तो यदि आप प्राचीन समय में जाइएगा तो यदि आप प्राचीन समय में जाइएगा तो कहिए कि उस समय में, कहिए कि बहुत प्राचीन, बहुत प्राचीन, यदि बहुत प्राचीन काल में आप जाइएगा तो आपको कहिए कि सही सबूत मिलेगा ही नहीं, सही जानकारी मिलेगा ही नहीं इतिहास के बारे में। तो आपको सही इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा कि पुराने समय के लोग आखिर करते क्या थे, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो लिखा है कि प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल का अर्थ होता है प्री हिस्टोरिक पीरियड। तो प्री का जो मतलब है यहाँ पर, प्री का जो मतलब है यहाँ पर, प्री का मतलब होता है पहले, और हिस्ट्री, हिस्टोरिक का अर्थ होता है, हिस्टोरिक का अर्थ होता है हिस्ट्री, यानी कि कहिए कि हिस्ट्री से भी पहले का समय, हिस्ट्री से भी पहले के समय को प्रागैतिहासिक काल हम कहते हैं, ठीक है ना। हिस्ट्री से भी पहले के समय को हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। अच्छा, इसको तीन भाग में बांट दिया गया है, इसको तीन भाग में बांट दिया गया है। इसका नाम है, पहला का नाम है पुरापाषाण, ठीक है, पहला का नाम है पुरापाषाण, दूसरा का नाम है मध्यपाषाण और तीसरा का अर्थ है नवपाषाण, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पे जो प्री हिस्टोरिक पीरियड है, यहाँ पे जो पुरापाषाण लिखा है, पुरापाषाण में पाषाण लिखा हुआ है, ठीक है ना। पुरापाषाण में पाषाण लिखा हुआ है और पाषाण का मतलब होता है स्टोन, इसका अर्थ होता है स्टोन यानी कि पत्थर, ठीक है ना। तो पाषाण का अर्थ होता है पत्थर, तो यानी कि पुराना पत्थर, पुरा से पुराना और पाषाण से पत्थर यानी कि पुराना पत्थर, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो मतलब है पुरापाषाण का, तो पुराना पत्थर है, यानी कि जो पुरापाषाण काल में जो आदमी का जो जीवन शैली था, जो लाइफ स्टाइल था, उस समय में जो आदमी यूज करते थे एज ए हथियार के तौर पर, वो पत्थर रखते थे, पुराना पत्थर से बना हुआ हथियार रखते थे। तो पत्थर से बना हुआ हथियार होता था, तो वो जो हथियार होता था वो सही तरीके से बना हुआ नहीं होता था, वो हथियार सही तरीके से नहीं बना हुआ होता था। अच्छा, अब दूसरा लिखा हुआ है, दूसरा पार्ट आता है मध्यपाषाण। अच्छा, अब जैसे जैसे आदमी का दिमाग विकसित हुआ, ब्रेन विकसित हुआ, तो वो कहिए कि पत्थर का यूज करने लगा और बेहतर पत्थर से हथियार बनाने लगा। तो यहाँ लिखा है मेसोलिथिक, मेसोलिथिक को मध्यपाषाण भी कहते हैं। तो मोशे, एम से मध्य, एम से मध्य और एम से मेसो, एम से मेसो, तो मध्यपाषाण हो गया, समझे। तो ये हो गया मध्यपाषाण। और तीसरा है नवपाषाण, नवपाषाण मतलब न्यूलिथिक, यानी कि नया पाषाण, नव से नया, अब पाषाण का हो गया, पाषाण का अर्थ हो गया पत्थर, यानी कि नया पत्थर, यानी कि अब इस पीरियड में आदमी जिस पत्थर का इस्तेमाल करते थे या फिर जो पत्थर बनाते थे, वो पत्थर और भी एडवांस हो गया, यानी कि उस पत्थर में शाइनिंग हो गया, वो पत्थर और उस पत्थर से जो हथियार बनता था वो भी बिल्कुल चमकदार हो गया, बिल्कुल अच्छा हो गया, ठीक है ना। तो ये रहा प्रागैतिहासिक काल का तीन भाग जो मैंने आपको बता दिया। अब हम ल्यूसेंट का जो पॉइंट है हम उसके ऊपर आते हैं। यहाँ पे लिखा है, जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित वर्णन उद्धृत नहीं किया, जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया, उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप से उपलब्ध है। तो इसका क्या अर्थ हो गया, इसका अर्थ ये हो गया कि इस काल में जो है कोई लिखित प्रमाण नहीं मिलता है आदमी को,
तो लिखित प्रमाण नहीं मिलने के कारण जो है उसको प्रागैतिहासिक काल कहते हैं, ठीक है ना। अच्छा, वैसा वैसा सबूत मिला है जो कि पढ़ा नहीं जा सकता है, लेकिन लिखित सबूत तो मिला है लेकिन उसको पढ़ा नहीं गया है। जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता में कहिए कि ऐसा ऐसा प्रमाण मिला है जो कि आज भी हम उसकी भाषा को नहीं जानते हैं। तो हम आज भी उसके भाषा को हम आज भी नहीं जानते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का जो स्क्रिप्ट है, तो स्क्रिप्ट तो है, लिखा हुआ तो है, विवरण तो हमको मिलता है लिखित, लेकिन उसको पढ़ा नहीं गया है। वो भी कहिए कि हिस्ट्री से पहले का पीरियड में आता है, ठीक है ना। तो वैसा समय जो लिखित सबूत तो मिला है लेकिन उसको पढ़ा नहीं गया है, वो इतिहास के श्रेणी में नहीं रखा गया है उसको सबूत जो कि जिसमें लिखित एविडेंस मिला है और उसको पढ़ा जा सकता है, और वही इतिहास के श्रेणी में आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध है, यानी कि लिखित रूप में तो उपलब्ध है और उसको पढ़ा भी जा सकता है, वही इतिहास में काउंट किया जाता है, ठीक है ना दोस्तों। अच्छा, अब यहाँ पे लिखा हुआ है, अब अगला ल्यूसेंट का जो पॉइंट है उस पर हम आते हैं। अगला जो ल्यूसेंट का पॉइंट है उसमें लिखा है, एक तरफ लिखा है संस्कृति, दूसरा तरफ लिखा है बर्तन। अच्छा, यहाँ पे लिखा है मालवा। अच्छा, अब बर्तन जो मिला है संस्कृति, मालवा संस्कृति का जो साक्ष्य है वो बर्तन से पहचाना गया है। तो बर्तन जो इसके बारे में बताता है इस संस्कृति को, उस बर्तन का नाम है काला तथा लाल। तो मालवा जो है ये काला तथा लाल बर्तन जो है इसका साक्ष्य है मालवा संस्कृति का। अच्छा, इसको जबकि आज का जो मालवा संस्कृति है उससे उसका जो पहचान है, उस संस्कृति में आज के समय में जो भी बर्तन का यूज किया जाता है, ठीक है ना, उसी बर्तन को बहुत पहले जो संस्कृति था मालवा का उससे मैच खाता है। तो यहाँ पे लिखा है लाल तथा काला तथा लाल। अच्छा, तो इसको याद कैसे कीजिएगा, मालवा से लावा जैसे कि जो है पृथ्वी के अंदर जो है हम जानते हैं कि बहुत सारा बहुत गर्मी है, तो जब गर्मी बढ़ जाता है तो कहिए कि उसके अंदर से जो लाल लाल पदार्थ निकलता है उसको लावा कहते हैं, जो कि धरती फाड़ करके वो बाहर आता है। तो जब वो बाहर आता है धरती फाड़ करके, तो वो शुरुआत में तो लाल दिखता है, लेकिन जब ठंडा हो जाता है तो वो काला पड़ जाता है, काला दिखता है। तो इस तरीके से याद रखिएगा। दूसरा है बुर्ज होम। तो बुर्ज होम जो है इस संस्कृति में मिलने वाला जो बर्तन है वो धूसर है, धूसर इसका प्रमाण है। तो इसको याद कैसे रखिएगा कि धूसर जो है, धूसर से जो है, धूसर समझिएगा कि इसको कैसे याद रखिएगा, इसको कैसे याद रखते हैं कि बुजुर्ग लोग जो है बहुत बुजुर्ग व्यक्ति को यदि देखिएगा भारत में, तो वो कहिए कि उसका भूरा जैसा दिखेगा। तो भूरा इसलिए दिख रहा है क्योंकि उसका जो पूरा शरीर है वो धुआं हो गया है, उसका शरीर पूरी तरीके से खराब हो गया, इसलिए उसका शरीर काला पड़ गया है, काला दिखता है ना। अच्छा, यहाँ पे लिखा है जोखे। तो जोखे जो लिखा हुआ है जोखे, तो जोखे संस्कृति का जो उससे जो मेल खाता है वो लाल है, लाल बर्तन मिला है जोखे संस्कृति में। इसको याद कैसे रखिएगा कि जब जोखे में लीजिएगा तो आप जो है कहीं ना कहीं आपके शरीर के ऊपर जो है कहिए कि इम्पैक्ट पड़ेगा, गलत इम्पैक्ट पड़ेगा, आपका खून भी बह सकता है। तो खून क्या होता है, लाल जैसा होता है। अच्छा, दक्षिण नवपाषाण ये कैसा है, तो चमकीला धूसर, ये है चमकीला धूसर। इसको कैसे याद रखिएगा, द नवपाषाण यानी कि नव से न्यू, तो नया चीज कैसा दिखेगा, चमकीला लगेगा दिखने में, ठीक है ना। अच्छा, चमकीला धूसर को कैसे रिलेट किया, धूसर से समझिए धुआं। एक जगह कहीं आग लगा, वहां पे धुआं जो है हो रहा था और बहुत ज्यादा आग लगा था उस जगह पर, तो वहां पे जो है धुआं निकल रहा था। तो साथ साथ आग का चमक भी, आग का जो है चिंगारी भी वहां से दिख रहा था, दूर से दिख रहा था। तो इस तरीके से याद रखिएगा। पूर्वी नवपाषाण भूरा लाल, पूर्वी नवपाषाण जो है वो भूरा लाल संबंधित है, तो ध्यान में रखिएगा। इसको कैसे याद रखिएगा, पूर्वी नवपाषाण से। तो पुराना आदमी जो है, पुराना आदमी का देखिएगा शरीर बहुत ठोस होता है, और बहुत ठोस होता है। अच्छा, पुराना आदमी का जो शरीर का रंग होगा वो भूरा जैसा होगा, या फिर भूरा जैसा रंग होगा, या फिर लाल जैसा रंग होगा। भूरा रंग भी जो है कहिए कि ललहुन टाइप का रंग होता है। अच्छा, धूसर का अर्थ जो होता है उसका अर्थ होता है हल्का भूरा रंग, समझे। अच्छा, यहाँ पे दोस्तों अगला पॉइंट हम चलते हैं। अगला पॉइंट लिखा हुआ है आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख
पढ़ा नहीं जा सकता है। तो यहाँ पे लिखा है आद ऐतिहासिक काल। आद ऐतिहासिक काल वो काल होता है, इसको प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड भी कहते हैं। प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, आद ऐतिहासिक काल, यानी कि आद ऐतिहासिक काल इतिहास के उस कालखंड को कहते हैं जो ऐसा प्रतीत होता है कि ये आधा इतिहास है। तो ये आधा इतिहास की तरह ये प्रतीत होता है। अच्छा, आधा इतिहास की तरह प्रतीत होता है और ऐसा लगता है कि आधा ऐतिहासिक नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस काल में जो भी सबूत मिले हैं वो लिखित तो मिले हैं, लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सकता है। अच्छा, प्राग ऐतिहासिक काल में ऐसा कोई भी चीज का घटना जो है, ऐसा कोई भी चीज नहीं लिखा गया है, कोई भी चीज नहीं पाया गया है, यानी कि प्राग ऐतिहासिक काल में कोई भी लिखित प्रमाण नहीं मिला है हम लोगों को। लेकिन आद ऐतिहासिक काल में हमको लिखित प्रमाण मिला है, लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सकता है। और क्योंकि उसको पढ़ा नहीं जा सकता है तो हम उसको ऐतिहासिक काल में काउंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आद ऐतिहासिक काल को प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड भी कहते हैं। जैसे कि हम बताते हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन है ना, हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है वो आद ऐतिहासिक काल में ही आ जाता है। अच्छा, जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता, वो सभी सभ्यता जो है आद ऐतिहासिक काल का ही पार्ट है, ठीक है ना। अच्छा, जैसे कि हड़प्पन पीरियड है, तो हड़प्पन पीरियड कितने से कितने के बीच था, तो 2500 बीसी से लेकर के 1750 बीसी तक था। कौन था, तो हड़प्पन सिविलाइजेशन था, ठीक है ना। इसको ध्यान में रखिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है इससे रिलेटेड 100% आता है। ये हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है किसके अंतर्गत आता है, तो प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में आता है, वो आध ऐतिहासिक काल में आता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है अच्छा, यहाँ पे कहिए कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है, हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो है हड़प्पा सिविलाइजेशन में कहिए कि सबसे प्रथम प्रयोग जो हुआ था वो कॉपर का हुआ था, ठीक है ना। तो इस पीरियड में कॉपर धातु का यूज हुआ था, यानी कि सबसे पहला खोज जो हुआ था धातु का वो तांबा का हुआ था। उस तांबा का धातु के साथ साथ स्टोन का भी यूज होता था। तो दोनों, स्टोन का यूज हो रहा है और कॉपर का भी यूज हो रहा है, तो दोनों का यूज हो रहा है हथियार को बनाने में, ताकि शिकार कर सके व्यक्ति, ठीक है ना। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन में कहिए कि जो स्टार्टिंग पीरियड था, मतलब कि आद ऐतिहासिक काल का जो ऐतिहासिक पीरियड था, यानी कि आद ऐतिहासिक काल का जो स्टार्टिंग पीरियड था, उसमें कहिए कि व्यक्ति जो हथियार बनाते थे वो पत्थर प्लस तांबा का बनाते थे, ठीक है ना। अच्छा, फिर ये कि जो है हिस्टोरिक पीरियड के बाद, अच्छा, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड के बाद का जो कालखंड होता है वो हिस्टोरिक पीरियड होता है, यानी कि उसमें ये होता है कि लिखित प्रमाण मिलता है और उसको पढ़ा भी जा सकता है। यानी कि हिस्टोरिक पीरियड वही पीरियड होता है जिसमें कहिए कि एविडेंस को पढ़ा जा सकता है और उसको समझा भी जा सकता है, ठीक है ना। तो अच्छा, यहाँ पे क्या है, हड़प्पन पीरियड किसके अंतर्गत आता है, तो आद ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता है, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड के अंतर्गत आता है। अच्छा, हड़प्पन सिविलाइजेशन के बाद जो आता है वो पोस्ट हड़प्पन एज आता है, यानी कि पोस्ट हड़प्पन एज, यानी कि हड़प्पा का जो पीरियड है, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो पीरियड है, उसके बाद का जो पीरियड है वो आ जाता है, ठीक है ना। तो उस पीरियड को जो है पोस्ट हड़प्पन पीरियड कहते हैं या पोस्ट हड़प्पन एज कहते हैं। अच्छा, ये पोस्ट हड़प्पन पीरियड कितने कालखंड के बीच रहा, तो ये रहा 2000 बीसी से 1750 बीसी तक रहा, समझे। तो ये 2000 बीसी से 1750 बीसी तक रहा, कौन, तो पोस्ट हड़प्पन पीरियड रहा। अच्छा, तो पोस्ट हड़प्पन पीरियड में भी जो है कॉपर प्लस स्टोन से बना हुआ औजार का यूज होता था, ठीक है ना। अच्छा, अब जो है हम आपको बताते हैं कि हिस्टोरिक पीरियड का जो शुरुआत हुआ, हिस्टोरिक पीरियड का जो शुरुआत हुआ वो जो स्टार्ट हुआ वो 600 बीसी से स्टार्ट होता है हिस्टोरिक पीरियड, यानी कि इसको भी ध्यान में रखेगा। तो हिस्टोरिक पीरियड जो है 600 बीसी से स्टार्ट होता है, ठीक है। अब हम जो है ल्यूसेंट का अगला पॉइंट की तरफ हम जाते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा है कि जो है दूसरा पॉइंट है ज्ञानी मानव यानी कि होमो सेपियंस, यानी कि हम लोग जो है होमो सेपियंस है, हम लोग ज्ञानी मानव है। इसका जो प्रवेश धरती पर हुआ था वो आज से लगभग 30 से 40 हजार वर्ष पहले हुआ था, ठीक है। अच्छा, पूर्व पाषाण युग या पुरा पाषाण के मानव का जीविका का मुख्य आधार शिकार था। शिकार पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के भी साधन थे, ठीक है। तो यहाँ लिखा है पूर्व पाषाण युग, यानी कि पैलियोलिथिक पीरियड जो है प्रागैतिहासिक काल का ही भाग है, यानी कि सबसे पहले जो है आता है प्रागैतिहासिक काल, उसके बाद आता है आध ऐतिहासिक काल, उसके बाद आता है ऐतिहासिक काल। तो यहाँ पे पूर्व पाषाण युग जो है ये पैलियोलिथिक एज के अंतर्गत आता है। पूरा पाषाण काल के का जो मानव का जो जीवन का आधार था वो शिकार था, यानी कि पैलियोलिथिक में इसका नाम से ही जो है आप पहचान सकते हैं कि पूर्व पाषाण, यानी कि पहले का जो पाषाण का जो
पाषाण से जो बना हुआ औजार होता था, यानी कि पहले का जो पाषाण से बना हुआ जो औजार होता था, पूर्व मतलब पहले, पाषाण का मतलब स्टोन, उससे जो शिकार किया जाता था वो पूर्व पाषाण युग कहलाता था, वो पूर्व पाषाण काल कहलाता था, ठीक है ना। और ये प्रागैतिहासिक काल में आता है, प्रागैतिहासिक काल यानी कि प्री हिस्टोरिक पीरियड में आता है। अच्छा, उसका अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट ये है आग का आविष्कार। आग का आविष्कार जो है पूरा पाषाण काल में ही हुआ था, यानी कि पैलियोलिथिक पीरियड में ही हुआ था। पैलियोलिथिक पीरियड किसका भाग है? तो प्रागैतिहासिक काल का भाग है। अच्छा, पहिए का जो आविष्कार हुआ था, जैसे कि पहिया का जो आविष्कार हुआ था, जो जैसे कि चक्का होता है जो रथ में लगाया जाता था, वो नव पाषाण काल में इसका जो खोज हुआ था। तो कहिए कि नव पाषाण काल जो है सबसे लास्ट का काल आता है, प्री हिस्टोरिक पीरियड के बाद का काल जो है वो नव पाषाण काल होता है। जैसे कि हम बताते हैं आपको, यहाँ पे जो है प्री हिस्टोरिक पीरियड आया, प्री हिस्टोरिक पीरियड में पूरा पाषाण काल आया, फिर मध्य पाषाण काल आया, फिर नव पाषाण काल आया। तो इसी काल में नव पाषाण काल में ही जो है पहिए का आविष्कार हुआ था, चक्का का आविष्कार हुआ था। तो नव पाषाण काल किसका भाग है? तो ये कहिए कि जो है ये प्रागैतिहासिक काल का ही भाग है। अच्छा, अब यहाँ पे जो है लिखा हुआ है, अब यहाँ पे लिखा है मनुष्य में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति नवपाषाण काल में हुई तथा उसके सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया। तो मनुष्य जो है क्या हुआ कि नवपाषाण काल आया, नियोलिथिक पीरियड आया। नियोलिथिक किसका भाग है? प्रागैतिहासिक काल का भाग है। तो उसका जो सबसे अंतिम समय था, प्रागैतिहासिक काल का सबसे अंतिम समय नवपाषाण काल को माना जाता है। उस काल में मनुष्य का दिमाग धीरे धीरे विकसित हो रहा था और उस काल में मनुष्य सोचा कि जो है अब हम जो है भटकते नहीं है, भटक करके शिकार नहीं करते, अब हम अस्थायी निवास बनाते हैं अपना। तो उन्होंने अस्थायी निवास को बनाना स्टार्ट किया। कहिए कि जो है उसने जो है जब अस्थायी निवास उन्होंने बना लिया, अपना एक स्टेबल घर बना लिया, ठीक है ना, तब उन्होंने कुत्ता को पालना स्टार्ट किया। तो आज के समय से इसको रिलेट करके देखा जा सकता है, ठीक है ना। तो आज के समय में जब मनुष्य अपना स्टेबल घर बना लेते हैं तो देखिएगा बहुत लोग कुत्ता भी पालते हैं। अच्छा, अब लिखा हुआ है मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया तथा उसके द्वारा बताया जाने वाला प्रथम औजार कुल्हाड़ी है। और कुल्हाड़ी जो प्राप्त हुआ है ये अतिरम्पक्कम में जो है इसको पाया गया था। तो सर्वप्रथम जो धातु का यूज हुआ था, हम आपको पहले बता दिए हैं कि तांबा का यूज हुआ था, ठीक है ना। तो तांबा का जो यूज हुआ था वो प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में हुआ था, यानी आज ऐतिहासिक काल में जो है तांबा का खोज हो गया था। और उस काल में तांबा और प्लस स्टोन से बना हुआ औजार हुआ करता था। तो पहला औजार था कुल्हाड़ी, इसको ध्यान में रखिएगा। अच्छा, इसको याद कैसे कीजिएगा? कुल्हाड़ी से जो है हम क्या करेगा? कुल्हाड़ी से शिकार करेगा तो मारेगा। अच्छा, तो मारेगा तो वहां से लाल रक्त निकलेगा। तो लाल लाल जैसा दिखने वाला तांबा भी धातु होता है, तो तांबा भी लाल ही दिखता है। तो इस तरीके से याद रखिएगा। अच्छा, यहाँ पे लिखा अतिरम्पक्कम मतलब हो गया कि जब उसको मार देगा तो रक्त निकलेगा। रम लिखा है, रम जो होता है शराब होता है, शराब का रंग भी लाल होता है ना। जब उसको मारेगा तो उसको पका करके खाएगा भी, तो अतिरम्पक्कम, ठीक है। अब लिखा है कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। अच्छा, यानी कि प्रागैतिहासिक काल जो है जो सबसे पुराना काल होता है। तो सबसे पुराना काल में जो है सबसे पुराना काल जब अपने अंतिम समय में था, तो उस काल को हम क्या कहते हैं? तो नवपाषाण काल को कहते हैं। उस काल में कहिए कि मनुष्य जो है ये सोचा कि हम भटक करके शिकार नहीं करते हैं, हम अपना अनाज खुद हम बनाते हैं, ठीक है ना। तो कहिए कि मनुष्य ने ये सोचा कि अब हम भटक करके शिकार नहीं करते हैं, अब हम जो है स्टेबल हो जाते हैं। और स्टेबल होने के लिए मनुष्य ये सोचा कि अब हम कृषि करते हैं, खेती करते हैं। क्योंकि आग का आविष्कार जो है वो नवपाषाण काल में नहीं हुआ था, वो उससे भी पहले हो गया था। आग का आविष्कार हो गया था पूरा पाषाण काल में, ठीक है ना। तो नवपाषाण काल से भी पहले का जो काल है वो पूरा पाषाण काल है, वहां पर आग का आविष्कार हो गया था। और आग के आविष्कार से मनुष्य के दिमाग में ये आया कि अब हम भोजन को पका कर भी हम खा सकते हैं। तो मनुष्य ने अपने आप को स्टेबल करने का कोशिश किया और कृषि का आविष्कार जो है उन्होंने किया। और कृषि जो है कृषि को अपना भोजन का आधार बनाया और कृषि को अपने जीवन का आधार बनाया। प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ पश्चिमी बलूचिस्तान में अवस्थित है। तो देखिए, ये जो नवपाषाण काल है ये प्रागैतिहासिक काल का ही भाग है, प्रागैतिहासिक काल का भाग है। तो कृषि का जो आविष्कार हुआ था वो कहिए कि नवपाषाण काल में हुआ था। नवपाषाण काल जो है प्रागैतिहासिक काल का अंतिम भाग है। उस समय जो है आविष्कार हुआ था कृषि का। अच्छा, कृषि का आविष्कार इसलिए किया क्योंकि मनुष्य अब भटकना नहीं चाहता था, मनुष्य को दिमाग खोल रहा था, क्योंकि उसको अब जो है
ज्यादा मेहनत करने का आवश्यकता नहीं है, उसको थोड़ा अपने जीवन को स्टेबल बना लिया जाना चाहिए, उसको थोड़ा अपने जीवन को स्टेबल बना लेना चाहिए। तो कहिए कि जो है जो प्रागैतिहासिक स्थल है, इसका जो प्रमाण मिला है वो मिला है मेहरगढ़ से मिला है, जो कि बलूचिस्तान में पड़ता है और बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है। तो कहिए कि प्रागैतिहासिक काल का जो स्थल है, इसका प्रमाण जो मिला है वो मेहरगढ़ से मिला है, जो कि पश्चिमी बलूचिस्तान में स्थित है। ठीक है। अच्छा, कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल गेहूं एवं जौ थी। तो प्राचीन फसल गेहूं और जौ था। अच्छा, इन दोनों में सबसे पहले कौन आया? तो गेहूं आया। तो इन दोनों में सबसे पहला यूज जो है किया गया था तो वो गेहूं का किया गया था। लेकिन मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज चावल था। कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। अच्छा, कोल्डी हवा का संबंध चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से है। ठीक है। अच्छा, इसको कैसे ध्यान में रखिएगा कि जो है सर्वप्रथम जो अनाज आया था वो चावल आया था। अच्छा, इसको याद करने में बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, कंफ्यूजन का सामना करना पड़ता है। देखिए, पहला जो फसल था वो तो गेहूं था, लेकिन सर्वप्रथम जो यूज हुआ वो चावल था। अच्छा, इसको कैसे ध्यान में रखिएगा कि चावल जब आप बनाते हैं तो वो बहुत आसानी से बन जाता है, लेकिन जब आप रोटी को बनाते हैं जो कि गेहूं से बनता है, तो रोटी को बनाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ता है। रोटी को बनाने के लिए कहिए कि पहले गेहूं को पीसना पड़ता है, उसके बाद जो है उसको गूंथना पड़ता है, फिर उसको बेलना पड़ता है, तब जाकर के रोटी बनता है। तो कहिए कि तो मनुष्य को सबसे आसान लगा चावल, तो चावल को का पहले यूज कर लिया। इस तरीके से ध्यान में रखिएगा इसको। ठीक है। मेहरगढ़ जो है पहला उदाहरण है कृषि के लिए। जो मेहरगढ़ जो क्षेत्र है वो कृषि का पहला क्षेत्र है। ठीक है ना। कोल्डी हवा का संबंध चावल का प्राचीनतम साक्ष्य से है। तो कोल्डी हवा जो है, इसको याद कैसे रखिएगा, कोल्डी हवा एक जगह का नाम है, और यहाँ पे जो चावल होता है ठंडा, खाने के बाद जो है ठंडा लगेगा। ठंड के दिनों में चावल नहीं खाया जाता है, आदमी ज्यादातर रोटी प्रेफर करता है। तो चावल जो है वो ठंडा होता है। तो कोल्ड जो है कोल्ड भी ठंडा होता है। अच्छा, और क्या लिखा है? पल्लावरम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई। ठीक है ना। पल्लावरम से कैसे याद रखेगा? पल्ला से यानी लकड़ी का पल्ला, यानी लकड़ी का पल्ला जो है पहले के समय में लकड़ी से बना करके जो है ये घर को तैयार किया जाता था। ठीक है ना। तो लकड़ी से जब व्यक्ति घर बनाता था तो वो एक तरीके की कला का प्रदर्शन ही कर रहा है। ठीक है ना। तो इस तरीके से इसको याद रखिएगा। अच्छा, पल्ला। दूसरा है वर। ठीक है ना। दूसरा है वर का मतलब समझिए दूल्हा। ठीक है ना। अच्छा, लकड़ी के घर में जो है दूल्हा से समझिए, वर से समझिए दूल्हा सजा हुआ है। दूल्हा जो है लकड़ी के घर में शादी कर रहा है। तो कहिए कि जो है दूल्हा को क्या करेगा? सजाएगा। तो सजाने के लिए क्या लगेगा? कलाकृति का प्रदर्शन करना पड़ेगा। इस तरीके से जो है इसको रिलेट करके याद रखिए। अच्छा, अब क्या है? अब यहाँ पे है, अब जो है यहाँ पे है पल्लावरम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई थी। ठीक है ना। भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार सिफ्टिक पत्थर के बने थे। है ना। इसको याद कैसे कीजिएगा? पूर्व प्रस्तर युग, भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार, इसको ऐसे याद रखिएगा कि जो प्लस्तर हम करते हैं अपने घर में, तो प्लस्तर करते हैं तो सीमेंट से बना हुआ सीमेंट का प्लस्तर करते हैं। इसको आप ऐसे याद रखिएगा कि प्लस्तर जो आप करते हैं तो प्लस्तर आप सीमेंट का बना हुआ प्लस्तर करते हैं। तो सीमेंट का प्लस्तर आप करते हैं अपने घर में, तो जो प्लस्तर है ना, जब वो सूख जाता है तो वो सफेद दिखता है। ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे सफेद दिखता है। अच्छा, सिफ्टिक लिखा हुआ है। सिफ्टिक को समझिए स्टेपीज जो है सबसे नाजुक हड्डी होता है। स्टेपीज वो कान का हड्डी होता है, और हड्डी कैसा दिखता है? वो भी सफेद होता है। तो इस तरीके से इसको रिलेट करके याद करिएगा। अच्छा, अगला पॉइंट है रॉबर्ट ब्रूस फूट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 ईस्वी में भारत में पुरापाषाण कालीन औजारों की खोज की थी। तो रॉबर्ट ब्रूस फूट जो है वो पहले व्यक्ति थे। इसको ध्यान में कैसे रखिएगा कि रॉबर्ट से समझिए रोबोट फिल्म में जो है रोबोट को हथियार की तरह यूज किया जाता था। है ना। रोबोट फिल्म में ये बताया जाता है कि रोबोट को बनाने का जो मकसद था वो हथियार की तरह यूज में लाने के लिए उसको बनाया गया था। तो 63 से तीर
ठीक है ना। 63 से तीर 18 को आप ध्यान में रखिएगा। तीर भी एक तरह का औजार ही है। अच्छा, भारत में पुरा पाषाण कालीन औजार, तो पुरा पाषाण कालीन औजार इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे लिखा है भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था, सिंधी भाषा में जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का जो अर्थ होता है उसका अर्थ होता है सिंधी भाषा में मृतकों का टीला। अच्छा, अब अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है असम का श्वेत भ्रू गिबन। असम का श्वेत भ्रू गिबन भारत में पाया जाने वाला एकमात्र मानव वाघ कपि है। इसको ध्यान में कैसे याद, इसको याद कैसे रखिएगा? असम, असम से समझिए आसमान, आसमान कैसा दिखता है? सफेद दिखता है, साफ दिखता है। श्वेत भ्रू गिबन से याद रखिएगा, श्वेत मतलब हो गया, श्वेत से याद रखिएगा सफेद, और भ्रू का मतलब होता है भाव, यानी कि आईब्रो, यानी कि सफेद भाव, सफेद आईब्रो वाला जो है गिबन यानी कि गोरिल्ला, भारत में पाया जाने वाला एकमात्र मानव वाघ यानी मानव जैसा, मानव वाघ का अर्थ होता है मानव जैसा। कपि है, कपि का मतलब होता है बंदर, कपि का अर्थ क्या होता है? वो बंदर होता है, ठीक है। अच्छा, आगे क्या लिखा है? आगे लिखा है इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी, ठीक है ना। इसका संबंध जोड़वे संस्कृति से है। अच्छा, इनाम गांव जो है वो कहिए कि ताम्रपाषाण युग की एक बहुत बड़ा बस्ती था उस समय, ये ताम्रपाषाण युग से संबंधित है, यानी कि जिस युग में तांबा का यूज होता था, ठीक है ना, उस युग से रिलेटेड है इनाम गांव, यानी कि इनाम गांव जो है तो उतना उस समय का था इनाम गांव, तो इसका प्रमाण मिला है, ठीक है ना। तो इसको कैसे याद रखिएगा कि जब इनाम हम देते हैं किसी भी व्यक्ति को, जैसे कि बच्चे को, तो इनाम जब हम देते हैं तो हम उसको सोना का बना हुआ इनाम नहीं देते हैं, हम उसको देते हैं तांबा का बना हुआ इनाम। तो तांबा का बना हुआ हम जो है कोई अवार्ड देते हैं, अवार्ड जो बना हुआ होता है वो तांबा का बना हुआ होता है। इस तरीके से याद रखिएगा। इसका संबंध जोड़वे संस्कृति से है। जोड़वे जो है ये महाराष्ट्र में और जो है वेस्ट इंडिया में यानी पश्चिम भारत में ये संस्कृति पाया जाता है। ये लगभग आदिवासी संस्कृति जैसा है, ठीक है ना। तो ये इस यानी कि ये जो संस्कृति का जो लोग था, वो कहिए कि इस संस्कृति का जो लोग था ये कहिए कि बहुत पुराना संस्कृति है ये जोड़वे संस्कृति, और ये कहिए कि ताम्रपाषाण युग से इसका संबंध है। भारत में शिवालिक की पहाड़ी से जीवाश्म का प्रमाण मिला है। जीवाश्म मतलब होता है डीएनए, ठीक है ना। तो भारत में शिवालिक का जो पहाड़ी है उससे डीएनए मिला है, डीएनए का प्रमाण मिला है। भारत में मनुष्य संबंधी से पहला प्रमाण नर्मदा घाटी में मिला। इसको याद कैसे कीजिएगा कि शिवालिक मतलब कि शिव जी जो है वो माने जाते हैं कि धरती पर पहला व्यक्ति है वही, ठीक है। अच्छा, शिव जी धरती पर पहला व्यक्ति है और उसी पहला व्यक्ति का डीएनए मिला है। कहाँ मिला है? तो शिव की पहाड़ी पर मिला है, यानी शिवालिक पहाड़ी पर मिला है। इस तरीके से याद रखिएगा, क्योंकि माना जाता है शिव जी को कि वो ब्रह्मांड के रचयिता है और सबसे पहले वही आए, है ना। तो धरती पर भी सबसे पहले वही आए। इस तरीके से आप याद रखिएगा, ध्यान में रखिएगा इसको, ठीक है। अच्छा, शिव जी कैसे है? शिव जी पुरुष है, शिव जी पुरुष है, स्त्री थोड़ी है, शिव जी पुरुष है, पुरुष है यानी कि मर्द है, ठीक है। तो जो मनुष्य संबंधी पहला साक्ष्य है तो वो नर्मदा घाटी में मिला है ना। इस तरीके से याद रखिएगा। दूसरा है नोट, भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी रिजले प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण किया। इसका क्या अर्थ हुआ कि रिजले जो था वो भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी था अंग्रेज के समय में, यानी जब भारत में अंग्रेजी शासनकाल था तो उस समय रिजले प्रथम जो था वो अधिकारी था, और वो उन्होंने वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण किया। यानी कि वास्तव में उन्होंने वैज्ञानिक आधार पर विश्लेषण नहीं किया था, भारत की जनसंख्या को वैज्ञानिक आधार पर उसमें डिफरेंशिएट करने का उसमें कोशिश उन्होंने नहीं किया। वास्तव में ये डीएनए बेस्ड स्टडी नहीं था, वास्तव में ये कहिए कि फेस के ओरिएंटेशन के आधार पर भारतीय नागरिकों के शकल में अंतर बताने का प्रयास था, भारतीय नागरिकों के शकल में अंतर बताने का प्रयास था। तो कहिए कि भारत के जो लोग हैं उनका जो शकल है वो कहिए कि अगर आप साउथ में जाइएगा तो साउथ के लोगों का शकल अलग रहेगा। अगर आप ईस्ट इंडिया चले जाइएगा तो वहां पे भारतीय
लोगों का जो शकल है वो अलग दिखेगा। अगर अगर आप बिहार से हैं तो बिहार के लोगों का शकल अलग अलग दिखेगा। अगर आप गुजराती हैं तो वहां के लोगों का शकल आपको अलग दिखेगा। तो कहिए कि उसी के बेसिस पर जो शकल का ओरिएंटेशन है, रूपरेखा है, उसके आधार पर भारत के नागरिकों का कहिए कि प्रजातीय विभेदीकरण किया। यानी कि उसके आधार पर वो बताया कि वो किस प्रजाति का है, उसके बेसिस पर वो केवल जज करके बताया था। ठीक है ना। तो भारत की जनसंख्या का जो है वो प्रजातीय विभेदीकरण किया, इस हिसाब से किया उन्होंने। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम सिंधु घाटी सभ्यता को पूरी तरीके से हम कवर कर लेंगे।